Hello friends, this is Vikesh Raj and you are watching English Study Platform. In this video we are going to learn the concept of pronoun through its rules and examples. Last time we have already studied about pronouns and its kinds, and the link will be shared in description. So without making any delay, let's start today's video. First rule is given here. If the pronoun is used before the verb, it will be in the nominative case. रूल फर्स्ट जो है हमारा जो कहता है कि यदि हम प्रोनाउन का प्रयोग करते हैं बिफोर द वर्ब, जब हम वर्ब के पहले करते हैं, इट विल बी इन द नॉमिनेटिव केस. बात कर ली जाए नॉमिनेटिव केस की, तो प्रोनाउन का जो एक प्रकार होता है पर्सनल प्रोनाउन. पर्सनल प्रोनाउन जो होता है वो 3 पर्सन में डिवाइड होता है और 3 केस होते हैं उसके. पर्सन की बात की जाए तो फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन. फर्स्ट पर्सन में हमारा आता है आई, सेकंड पर्सन में यू, फर्स्ट पर्सन में एक और है आई और वी, सेकंड पर्सन में यू, और थर्ड पर्सन में जितने बचते हैं वो सारे के सारे. इस तरीके से 3 पर्सन है पर्सनल प्रोनाउन के, और इसके 3 केस भी हैं. सब्जेक्टिव केस जिसे हम नॉमिनेटिव केस भी बोलते हैं, एंड सेकंड इज ऑब्जेक्टिव केस, एंड थर्ड इज पॉजेसिव केस. तो इस तरीके से पर्सनल प्रोनाउन की बात की जाए तो वो 3 पर्सन में और 3 केस में डिवाइड होता है. अब बात करते हैं, यहाँ पर दिया गया है वर्ड नॉमिनेटिव केस, मीन्स जिसे हम सब्जेक्टिव केस भी बोलते हैं. अब यहाँ बात कर रहा है कि जब हम नॉमिनेटिव केस का यूज वर्ब के पहले करते हैं तो या मीन्स ऐसा कोई प्रोनाउन जो वर्ब के पहले आया हो, तो वहाँ पर जो भी प्रोनाउन यूज़ की जाएगी पर्सनल प्रोनाउन की, वो हमेशा नॉमिनेटिव केस में रखी जाती है. अब नॉमिनेटिव केस कौन कौन से हैं, मतलब सब्जेक्टिव केस जिसे हम कहते हैं, वो होते कौन से हैं? जैसे आई और वी, ये नॉमिनेटिव केस होते हैं, इसे सब्जेक्टिव केस भी बोलते हैं. ये फर्स्ट पर्सन में आते हैं दोनों. यू सेकंड पर्सन में आता है, और रेस्ट ऑफ जो भी बच रहे हैं सी, ही, इट और दे, ये जो होते हैं थर्ड पर्सन के होते हैं. ये भी सब्जेक्टिव केस में और नॉमिनेटिव केस में ही आते हैं. सेकंड, इसमें एक रूल दे रखा है यहाँ पे, इफ द प्रोनाउन इज यूज्ड आफ्टर द वर्ब. दूसरी बात कह रहा है, अभी तो पहले कहा कि वर्ब के पहले, अब दूसरी बात में वर्ब के बाद. तो जो प्रोनाउन वहाँ पे आएगी वो आएगी ऑब्जेक्टिव केस में. ऑब्जेक्टिव केस कैसे होते हैं, यहाँ पर भी दिया गया है. आई का मी होता है, वी का अस, यू का यू, सी का हर, ही का हिम, इट का इट और दे का दम. इस तरीके से इनके ऑब्जेक्टिव केस भी होते हैं. एग्जाम्पल में देख लेते हैं हम. सबसे पहले हम पहले सेंटेंस को ही देखते हैं. वी वेंट टू द स्टोर टुडे. अब यहाँ पर जो वर्ब आई है वेंट है, जो वेंट आई है, और वेंट के पहले जो प्रोनाउन यूज किया गया है, रूल हमारा कहता है कि इफ द प्रोनाउन इज यूज बिफोर द वर्ब इट विल बी द इन द नॉमिनेटिव केस. अब यहाँ पर वर्ब के पहले जो प्रोनाउन आया है, यहाँ पर आया है वी, और वी क्या है, नॉमिनेटिव केस है. क्लियर? इस तरीके से कई सारे एग्जाम्पल दिए गए हैं. एक और हम लास्ट में देख लेते हैं. यहाँ पर दिया गया है द डीन नॉमिनेटेड, एक वर्ब आई है नॉमिनेटेड वर्ब है, और इसके बाद यहाँ पर ऑब्जेक्ट जो प्रोनाउन आई है, एक आई है मी, और एक यहाँ पर नाउन भी दे रखा है इन्होंने नीलिमा. 2 यहाँ पर दे रखे हैं, दोनों ऑब्जेक्ट ही हैं. अब नीलिमा ये तो प्रॉपर नाउन है, और प्रॉपर नाउन जो है यहाँ पर दे रखा है इन्होंने, तो इसलिए इसका हमने नाम रख दिया. अगर इसी केस में अगर नीलिमा की जगह पर इसकी प्रोनाउन होती तो यहाँ पर हर होती, क्योंकि फीमेल है और फीमेल की जो प्रोनाउन होती है वो सी होता है, और
सी का जो पॉजेसिव केस होता है, सॉरी ऑब्जेक्टिव केस होता है, वो हर होता है। इस तरीके से यहाँ पर हम ऑब्जेक्टिव केस रखते हैं हर। बट कोई नहीं, जब यहाँ पर इन्होंने प्रॉपर नाउन रखा है तो प्रॉपर नाउन के साथ हमें छेड़छाड़ नहीं करनी है, हमें यहाँ पर सिर्फ प्रोनाउन देखना है। अब प्रोनाउन है यहाँ पर मी जो है वो ऑब्जेक्टिव केस में आया है। आप देख सकते हैं मी मिलेगा हमें ऑब्जेक्टिव केस में, आई का ऑब्जेक्टिव केस मीन्स कि हमें यह ध्यान रखना है कि अगर हम पर्सनल प्रोनाउन का यूज़ कर रहे हैं और वर्ब के पहले अगर कर रहे हैं तो वो आएगा नॉमिनेटिव केस में, और वर्ब के अगर हम बाद में कर रहे हैं तो वो आएगा ऑब्जेक्टिव केस में। रूल हमारा यही कहता है, ये ध्यान रखना है। सबसे पहले हमें केस याद करने होंगे। बढ़ते हैं अगले रूल की ओर। नेक्स्ट रूल कहता है हमारा, इन दो सेंटेंसेस वेयर प्रोनाउंस आर डिफरेंट पर्सन। डिफरेंट पर्सन मतलब फर्स्ट पर्सन ये दिया गया है, सेकेंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन में आई और वी, सेकेंड में यू, और बाकी के जितने भी बचते हैं वो थर्ड पर्सन। यूज देयर इन अ स्पेसिफिक ऑर्डर टू प्लेस देम। इन दो सेंटेंसेस, रूल को फिर से एक बार ध्यान से देते हैं। ऐसे सेंटेंसेस में या उन सेंटेंसेस में वेयर प्रोनाउंस ऑफ डिफरेंट पर्सन, जहाँ पर विभिन्न प्रकार के विभिन्न पर्सन के मतलब तीनों पर्सन मान लीजिए, दो भी हो सकता है, तीन हो सकता है, आर यूज देयर अ स्पेसिफिक ऑर्डर टू प्लेस देम, उनको हम एक स्पेसिफिक ऑर्डर में प्लेस करते हैं। अब कैसे? दो तरीके से करते हैं, दोनों तरीके यहाँ पे दिए गए हैं। व्हेन सम प्लीजेंट न्यूज, जब उस सेंटेंस में कुछ प्लीजेंट न्यूज हो तो वहाँ पर हम जो ऑर्डर रखते हैं वो सेकेंड, थर्ड एंड फर्स्ट का रखते हैं। मतलब कि पहले सेकेंड पर्सन आएगा, फिर थर्ड पर्सन, और उसके बाद तब फर्स्ट पर्सन आएगा। एग्जाम्पल देख लेते हैं साथ साथ। यहाँ पे दिया यू, सी एंड आई, तीन पर्सन हो गए, सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन और फर्स्ट पर्सन। तीनों ऑर्डर देख सकते हैं आप। सेकेंड पर्सन पहले है यू, थर्ड पर्सन सी और आई फर्स्ट पर्सन। इस तरीके से हो गया। हैव बीन कमेंडेड फॉर द सक्सेस ऑफ द प्रोजेक्ट। अब किसी प्रोजेक्ट की सफलता की बात कर रहा है तो न्यूज़ कैसी है? वो प्लीजेंट न्यूज़ है, और जब प्लीजेंट न्यूज़ है तो वहाँ पर हम क्या ऑर्डर रखेंगे? 2 3 1 का, मीन्स कि पहले सेकंड पर्सन, फिर थर्ड पर्सन और उसके बाद फर्स्ट पर्सन। लेकिन इसी के जस्ट अपोजिट रूल आगे कह रहा है, व्हेन सम अनप्लीजेंट न्यूज़, जब कुछ अनप्लीजेंट सी न्यूज़ हो जाए उसमें, इज टू बी अनाउंस्ड और प्रोनाउन आर यूज्ड इन प्लूरल फॉर्म, यूज दिस ऑर्डर। और ऑर्डर क्या रखेंगे अब हम? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, मीन्स कि जो प्रोनाउन का जो फर्स्ट पर्सन, फिर सेकंड पर्सन, उसके बाद थर्ड पर्सन। अब यहाँ देखते हैं एग्जाम्पल। आई, यू एंड सी हैव बीन हेल्ड रिस्पॉन्सिबल फॉर द फेल्योर ऑफ द प्रोजेक्ट। अब जो बात की जा रही है प्रोजेक्ट के फेल्योर की, तो ये न्यूज़ कैसी है? अप्रिय, अनप्लीजेंट है या निगेटिविटी दिखा दी गई। ऐसे केस में जब हम प्रोनाउन का यूज़ करते हैं तो वो जो ऑर्डर होता है वो फर्स्ट, सेकंड और थर्ड का होता है। आई फर्स्ट पर्सन, यू सेकंड पर्सन एंड जो सी है वो थर्ड पर्सन। इस तरीके से हम रखेंगे। अप्रिय न्यूज़ हो सकती है या कोई विक्टिम भी हो सकता है वहाँ पर। तो इस तरीके के सेंटेंस में जब हम प्रोनाउन का यूज़ करते हैं वो करेक्ट ऑर्डर में रखते हैं, मतलब फर्स्ट, सेकंड और थर्ड में। और अगर वहाँ पर कोई प्लीजेंट न्यूज़ होती है तो जो ऑर्डर होता है वो 2 3 1 का होता है। नेक्स्ट देखते हैं थर्ड रूल। कंपेयरिंग प्रोनाउंस के बारे में बात करने जा रहा है यहाँ पे। जब हम तुलना करते हैं, वाइल मेकिंग कंपेरिजन्स इन प्रोनाउंस, जब हम प्रोनाउन में कंपेरिजन करते हैं, द प्रोनाउंस कंपेयर्ड शुड बी ऑफ द सेम केस। ये ध्यान रखना है, सेम केस होना चाहिए। जब हम कंपेरिजन कर रहे हैं प्रोनाउन की तो वो सेम होना चाहिए। मतलब आइदर बोथ शुड बी ऑफ द नॉमिनेटिव प्रोनाउन या फिर दोनों ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन। मतलब कैसे? अगर हम तुलना कर रहे हैं, मान लीजिए फर्स्ट प्रोनाउन की केस की बात कर रहा है, अगर हम केस यहाँ पर रखते हैं सी, सब्जेक्टिव केस है, और जब हम तुलना कर रहे हैं, देन लगाया, जब हम तुलना करने जा रहे हैं, कंपेरिजन करने जा रहे हैं, तो यहाँ पर भी जो केस होगा, जो भी कोई प्रोनाउन होगी उसका जो केस होगा वो भी सब्जेक्टिव केस में ही होगा। ये ध्यान रखना है। एग्जाम्पल से हम समझते हैं।
एग्जाम्पल लिखा है सी, प्रोनाउन है यहाँ पे, सी आ गया। इज एज इंटेलिजेंट एज, कंपेरिजन एक तरीके से हो रहा है, समानता की जा रही है, यहाँ पर पॉजिटिव डिग्री की बात कर रहा है। फिर दूसरा है प्रोनाउन यहाँ पर ही, वह उतनी ही बुद्धिमान है जितना कि वो है। अब कोई भी हो सकता है वहाँ पे, मेल भी, नाम भी हो सकता है, कुछ भी, लेकिन अब बात कर रहा है प्रोनाउन की सिर्फ। हम प्रोनाउन देखते हैं यहाँ पे। रूल हमारा जो कहता है जब हम कंपेरिजन करते हैं प्रोनाउन में, तो जो भी वहाँ पर प्रोनाउन आएगा वो सेम आएगा जैसे पहला वाला ही होगा। मतलब यहाँ पर अगर सब्जेक्टिव केस में दिया गया है तो जिसके साथ हम तुलना कर रहे हैं तो वो भी सब्जेक्टिव केस में ही होगा। मीन्स कि यहाँ ये हमें देखना है, अगर यहाँ पे बाई चांस हिम लिखा होता तो ये ऑब्जेक्टिव केस है जो बिल्कुल गलत होगा। बढ़ते हैं अगले और। इफ अ सेंटेंस बिगिन विद इट, जब हम किसी सेंटेंस की शुरुआत करते हैं इट से, एंड द सब्जेक्ट इज फॉलोड बाई एनी फॉर्म ऑफ बी, और जब वहां पे जो सब्जेक्ट होता है वो फॉलो किया जाता है किससे, बी फॉर्म से। बी फॉर्म मतलब वाज वर, ये पास्ट टेंस की हो गई, और इज एम आर ये प्रेजेंट टेंस की, ये बी फॉर्म होती है वर्ब की। जब इसे हम फॉलो कराते हैं देन द प्रोनाउन शुड बी इन नॉमिनेटिव केस, तो ऐसे सेंटेंसेस में हम नॉमिनेटिव फॉर्म का ही यूज़ करते हैं। जो भी प्रोनाउन वहाँ आएगी वो नॉमिनेटिव फॉर्म में ही आएगी। एग्जांपल से हम समझते हैं, जब हम सेंटेंस की शुरुआत करते हैं इट से, शुरुआत किससे की गई, इट से, उसके बाद फॉलो किससे करा गया है, वर्ब की बी फॉर्म से, वाज हो गया, पास्ट टेंस की घटना होगी कोई। अब देखते हैं उसके बाद फिर आया है प्रोनाउन। कह रहा है रूल क्या है, जब हम सेंटेंस की शुरुआत करते हैं इट से कर दिया हमने, उसके बाद में फॉलो करा दिया हमने बी को किसी एक सब्जेक्ट से, यहाँ पर देम आ गया, प्रोनाउन आ गया, यहाँ पे प्रोनाउन हमने देख लिया। तो जो भी वहाँ पर वो प्रोनाउन आएगी वो कौन से केस में होगी, नॉमिनेटिव केस में होगी। जिसके यहाँ पर देम लिखा है, देम जो कि एक ऑब्जेक्टिव केस है, तो यहाँ पर क्या होगा, सब्जेक्टिव केस होगा, इसका नॉमिनेटिव केस होगा। देम की जगह पर क्या हो जाएगा, इट वाज दे, इस तरीके से होगा। नेक्स्ट देखते हैं, एक और एग्जांपल दिया है, इट, फिर फॉलो सेंटेंस की शुरुआत की गई इट से, वाज टू बी वर्ब आ गई। अब इसके बाद जो भी प्रोनाउन आने वाला है, जब हम प्रोनाउन को जब हम फॉलो कराएंगे आने वाले टाइम में, जो सब्जेक्ट आ रहा है, प्रोनाउन सब्जेक्ट के रूप में आ रहा है, तो इसको हम सब्जेक्टिव केस में ही रखेंगे। अस जो है वो वी का होता है, मीन्स कि अस जो है ऑब्जेक्टिव केस है और इसका सब्जेक्टिव केस क्या हो जाएगा, वी होगा। इस तरीके से हम रखते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, व्हेन द सब्जेक्ट एंड द ऑब्जेक्ट रेफर टू द सेम पर्सन और थिंग, जब किसी सेंटेंस में सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों किसी एक व्यक्ति या किसी वस्तु की ओर रेफर करते हों, तो उसके साथ हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज़ करते हैं। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कौन सी होती हैं, पहले ये देखेंगे। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन वह होती हैं जो अपने साथ लास्ट में सेल्फ जोड़ करके बनती हैं। जैसे माई का माई सेल्फ बन जाता है, ही का हिमसेल्फ हो गया, इस तरीके से वी का और सेल्फ हो गया। जितने वर्ड आते हैं इसके प्रोनाउन के टेबल में, जब हम देखेंगे पर्सनल प्रोनाउन के टेबल में, तो एक केस होता है लास्ट में, रिफ्लेक्सिव केस बनता है, और रिफ्लेक्सिव केस में SELF जुड़ा होता है लास्ट में, तो उसी को बोलते हैं रिफ्लेक्सिव केस। एग्जाम्पल देखते हैं, ही एक्सीडेंटली कट, उसने एक्सीडेंटली कट कर दिया हिमसेल्फ, स्वयं को, वाइल ही वाज चॉपिंग द वेजिटेबल, जब वो वेजिटेबल काट रहा था, सब्जियां काट रहा था, चॉपिंग कर रहा था, टुकड़े टुकड़े कर रहा था उसके, तभी उसने अचानक से एक्सीडेंटली उसने अपने आप को काट दिया। हो सकता है उसकी कोई फिंगर कट गई हो सब्जी काटते समय में। तो जब यहाँ पर काम करने वाला वह है, ही है, और उसने नुकसान किसको पहुँचाया, खुद को पहुँचा लिया है। तो इस तरीके में जब हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज़ करते हैं
एक चीज़ और ध्यान देने वाली बात यहाँ पर है, जैसा सब्जेक्ट होगा वैसे ही उसकी रिफ्लेक्सिव केस आएगी। मतलब ही अगर है सब्जेक्ट यहाँ पर तो ही का रिफ्लेक्सिव केस हिमसेल्फ होगा, अगर सी है तो हर सेल्फ हो जाएगा, आई है तो माई सेल्फ हो जाएगा। इस तरीके से ध्यान रखना है, जैसा केस होगा वैसे ही उसकी रिफ्लेक्सिव केस भी आएगा। इस तरीके से और भी है, देख सकते हैं आप। सी है, सी बॉट अ प्रेजेंट फॉर हर सेल्फ। यहाँ पर उसने जो उपहार खरीदा है वो अपने लिए खरीदा है, तो जो अपने लिए अंग्रेजी जो आ रही है, जो केस आ रहा है रिफ्लेक्सिव वाला, वो हर सेल्फ वर्ड आ गया। तो सी का रिफ्लेक्सिव केस क्या होता है? हर सेल्फ होता है। इस तरीके से बाकी जैसे और हैं, दे का देम सेल्फ हो गया, आई है और आई का माई सेल्फ होता है। द डॉग एनिमल, और एनिमल के लिए हम इट प्रोनाउन यूज़ करते हैं, और इट का जो रिफ्लेक्सिव केस होता है वो इट सेल्फ हो जाता है। इस तरीके से ध्यान देना है इनको। बस इतना ध्यान, इस रूल में इतना सिर्फ आपको बताना था कि जैसा सब्जेक्ट होगा वैसे ही उसका रिफ्लेक्सिव केस आएगा। कभी कभी सेंटेंस में ऐसा भी हो जाता है कि सब्जेक्ट कुछ और दे देते हैं और उसका रिफ्लेक्सिव केस कुछ और हो जाता है, तो ये चीज़ हमें करेक्ट करना होता है। नेक्स्ट बढ़ते हैं। वी यूज अ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आफ्टर द फॉलोइंग वर्ब्स। कुछ ऐसी वर्ब भी होती हैं जो अपने साथ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को भी लेती हैं, जैसे अम्यूज, अवेल, एक्वाइट, ब्लेम, कट, ड्राई। अभी कट का एग्जांपल आया था कुछ देर पहले ही प्रीवियस रूल में। रिजाइन, अवेंस, एक्सर्ट, अप्लाई, एडजस्ट, प्राइड, एंजॉय, हेल्प, हर्ट, बिहेव, इंट्रोड्यूस, किल, एडॉप्ट, अपसेंट, रिकॉन्सिल एंड इंजॉय। ऐसी कई सारी यहाँ पर दे दी गई हैं जो वर्ब हैं, ये जो होती हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को भी अपने साथ लेती हैं। जैसे आई विश द चिल्ड्रन वुड बिहेव देमसेल्फ। और बात की जा रही है, मेरी इच्छा है या मैं सोचता हूँ ऐसा कि जो चिल्ड्रन है वुड बिहेव, ये आ गई वर्ब वुड बिहेव। तो अब इसके साथ जो भी रिफ्लेक्सिव केस यूज़ करेंगे, मतलब ये जो वर्ब है ये अपने साथ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को लेगी। और यहाँ पर वर्ड आ रहा है बिहेव, दूसरा रिफ्लेक्सिव केस जो आ रहा है इसके लिए देमसेल्फ आ रहा है। अब देमसेल्फ क्यों आ रहा है? क्योंकि यहाँ पर जो सब्जेक्ट है इसका द चिल्ड्रन है, और द चिल्ड्रन जो होता है प्रोनाउन होता है, द चिल्ड्रन जो होता है इसका जो प्लूरल होता है, ये प्लूरल है, और इसका प्लूरल की जो प्रोनाउन बनती है वो दे बनती है, तो इसलिए दे का देमसेल्फ हो गया। इस तरीके से ही का फिर हिमसेल्फ आ गया। वर्ड है विजिट, और वुड यू लाइक टू हेल्प योर सेल्फ टू अनदर ड्रिंक, हेल्प आ गया, इसके लिए भी हम यूज़ कर लेंगे। इस तरीके से आपको ध्यान देना है कि ये जो वर्ड दे रखे हैं, जो वर्ब दी गई हैं यहाँ पे, इनको याद करना है आपको। नेक्स्ट, ईच अदर एंड वन अनदर की बात करने जा रहा है। ईच अदर और वन अनदर। सबसे पहले बात कर लेते हैं ईच अदर और वन अनदर के बारे में। तो ये भी एक प्रोनाउन के प्रकार ही होते हैं, जो कि डिस्ट्रीब्यूटिव में आते हैं। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन होता है एक, तो वहाँ पे आते हैं ईच अदर, ऐसे वन अनदर। देख लेते हैं। ईच अदर रेफर्स टू, ईच अदर की अगर बात की जाए तो वो सेंटेंस में अगर जब हम वहाँ पर दो पर्सन या दो व्यक्ति के बारे में बात करेंगे तो वहाँ पे ईच अदर का हम यूज़ करते हैं। वन अनदर की बात की जाए तो वो मोर देन टू, मतलब टू प्लस, ये ध्यान रखना आपको। जैसे द न्यूली मैरिड, न्यूली मैरिड मतलब कपल आगे दे दिया गया, कपल मतलब दो। अब दो लोग की बात कर दी जाएगी, एक ब्राइड हो गया, ब्राइड ग्रूम हो गया, अब दो लोग हो गए। डांस्ड विथ ईच अदर, अगर यहाँ पर वन अनदर दिया गया होता तो वो गलत होता। अब रूल कह रहा है कि जब कपल की बात की जा रही है, मतलब दो की बात की जा रही है, जब दो के साथ हम क्या यूज़ करेंगे? ईच अदर का यूज़ करेंगे। आफ्टर द टेस्ट द स्टूडेंट डिस्कस्ड द पेपर विद वन अनदर। अब वहाँ पर स्टूडेंट्स जो संख्या दिखाई जा रही है वो बहुत सारे दिखाई जा रहे हैं। मान लीजिए किसी स्कूल में एग्ज़ाम हुआ और बच्चे क्लास से निकले बाहर,
मान लीजिए वहाँ पर 40 बच्चे थे जो आपस में बात करने लगे। जब आपस में बात करने लगे तो ये 40 है, मतलब मोर देन 2 है, और जब मोर देन 2 होगा तो वहाँ पर वन अनदर का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट, टू अवॉइड द रिपीटिशन ऑफ अ सिंगुलर नाउन इन द सेंटेंस दैट ऑफ इज यूज्ड। अगर हम किसी सेंटेंस में कोई वर्ड होता है जो दोबारा आता है तो उससे रिपीटिशन से हम बचने के लिए, लेकिन एक चीज़ और, जब वो वर्ड जो है जो रिपीटिशन में आ रहा है तो अगर वो सिंगुलर होगा तब वहाँ पर हम दैट आप का यूज़ करेंगे। लेकिन और इसी केस में अगर वो जो प्लूरल होता है तो उसकी जगह पर हम दोज आप का प्रयोग करते हैं। जैसे द पॉपुलेशन ऑफ चाइना, पॉपुलेशन जो वर्ड है वो सिंगुलर है, और जब सिंगुलर है तो वहाँ पर हम दैट आपका यूज़ करेंगे। अब देखते हैं कैसे। द पॉपुलेशन ऑफ चाइना, चाइना की जो पॉपुलेशन है, इज से भी पता लग रहा है, सब्जेक्ट जो हमारा सिंगुलर है, मोर देन द पॉपुलेशन ऑफ इंडिया, 2 बार द पॉपुलेशन आ रहा है। तो ऐसे ही वर्डों को या ऐसे ही जो शब्द हैं इनके रिपीटिशन से हम बचने के लिए दैट ऑफ या दोज ऑफ का यूज़ करते हैं। अब यहाँ पर देख लें, द पॉपुलेशन जो है वो सिंगुलर है तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, दैट ऑफ। सेंटेंस हमारा क्या बन जाएगा, द पॉपुलेशन ऑफ चाइना इज मोर देन दैट ऑफ इंडिया। नेक्स्ट देखते हैं, द स्टूडेंट्स। अब स्टूडेंट्स क्या है, ये है प्लूरल, तो प्लूरल के साथ क्या आएगा। अब दोबारा जब रिपीटिशन में फिर द स्टूडेंट्स आ रहा है तो इसकी जगह पे क्या हो जाएगा, दोज ऑफ, हम इसको यूज़ कर लेंगे, दोज ऑफ। मीन्स कि एक ही सेंटेंस में हम डबल नाउन को नहीं रखते। नेक्स्ट देखते हैं, रिलेटिव प्रोनाउंस आर यूज टू टेल अस मोर अबाउट अ पर्सन। रिलेटिव प्रोनाउन जो होते हैं वो यूज़ किए जाते हैं किसी एक पर्सन या किसी एक वस्तु के बारे में। और रिलेटिव प्रोनाउन है कौन कौन से, हु, हुम, दैट, विच, हुज, ये सारे के सारे रिलेटिव प्रोनाउंस होते हैं। इनको हम एग्जाम्पल में समझते हैं। माई मदर, अब एक यहाँ पर रिलेटिव प्रोनाउन जोड़ रहा है हु, क्लियर। अब रूल फिर से पढ़ते हैं। रूल कह रहा है रिलेटिव प्रोनाउन आर यूज टू टेल अस मोर, ज़्यादा चीज़ बताने के लिए, मतलब रिलेटिव प्रोनाउन का जो यूज़ हम करते हैं वो किसी व्यक्ति या वस्तु के बारे में कुछ ज़्यादा ही बताने के लिए यूज़ किया जाता है। अब सेंटेंस का अर्थ समझते हैं। माई मदर हु वॉज अ वर्किंग वोमेन इन द 60s इज़ एन एक्सट्रीमली हार्ड वर्किंग लेडी। मेरी माँ जो कि, अब हु जो रिलेटिव प्रोनाउन है, जो, वाज अ वर्किंग वोमेन, जो एक वर्किंग वोमेन थी, इन द 60s मतलब 60 के दशक में बात की जा रहा है या 60 साल की थी, इज़ एन एक्सट्रीमली हार्ड वर्किंग लेडी, वो बहुत ही ज़्यादा हार्ड वर्किंग लेडी है। अब देखते हैं हु जो वर्ड आ रहा है वो किसके बारे में बता रहा है, माई मदर के बारे में। तो ये जो है यहाँ पर रिलेटिव प्रोनाउन के रूप में यूज़ किया गया है और बताता है किसके बारे में है, उसके सब्जेक्ट के बारे में। अब सब्जेक्ट कोई पर्सन भी हो सकता है और कोई थिंग भी हो सकता है। एक और देख सकते हैं, एक और रिलेटिव प्रोनाउन यहाँ पर आ रहा है हुज। दिस इज द आर्टिस्ट, या वही आर्टिस्ट है, मिल गया पर्सन हमें, यहाँ पे माई मदर था। दूसरा रिलेटिव प्रोनाउन है हुज। अब कह रहा है दिस इज द आर्टिस्ट हुज पेंटिंग। अब पेंटिंग है तो किसकी, आर्टिस्ट की। तो ये जो वर्ड रिलेट कर रहा है ये यहाँ पर रिलेटिव प्रोनाउन के रूप में आया है और ये बताने किसके जा रहा है बारे में, आर्टिस्ट की पेंटिंग के बारे में। क्लियर। अभी समझते हैं आगे। अब नोट के रूप में दे रहे हैं कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जहाँ पर हम वाट सॉरी रिलेटिव प्रोनाउन को यूज़ कैसे करते हैं। फर्स्ट यहाँ पर दिया गया है नोट के रूप में, यूज़ विच और दैट, 2 वर्ड हैं जब हम बात करते हैं किसी चीज़ के बारे में। मतलब कि ये जो वर्ड है विच और दैट, ये आते किसके लिए हैं, किसी चीज़ के लिए, मतलब कि नॉन लिविंग थिंग के लिए। जैसे दिस इज़ द वॉच,
यहाँ पर रिलेटिव प्रोनाउन आ रहा है विच। आ गया। माई हस्बैंड बॉट फॉर मी, दिस इज द वॉच, या वही घड़ी है जो या जिसे माई हस्बैंड बॉट फॉर मी, जिसे मेरे हस्बैंड ने मेरे लिए खरीदा था। अब दिस इज द वॉच, अब जो विच वर्ड आ रहा है किसको रिलेट कर रहा है? वॉच के लिए, मतलब जो खरीदा गया है या जिसे खरीदा गया है, तो जिसे किसे? घड़ी को। तो विच किसके लिए आया है? द वॉच के लिए आया है। और द वॉच जो है वो नॉन लिविंग थिंग है, मतलब कि एक ऑब्जेक्ट है, एक वस्तु है जो नॉन लिविंग थिंग होगी, तो उसके साथ हम क्या यूज़ करते हैं? विच का उपयोग करते हैं या उसका प्रयोग करते हैं। एक और है यूज हुज टू शो पोजेशन। हुज जो होता है वो पोजेशन दिखाने के लिए आता है, मतलब अधिकार दिखाने के लिए वो आता है, वो उसका प्रयोग। जैसे अभी कुछ देर पहले, अभी जस्ट हमने पहला है यहाँ पर एक एग्जांपल पढ़ा था, हुज पेंटिंग। अब पेंटिंग का अधिकार दिखा रहा है, इस तरीके से। अगला देखते हैं, अभी यहाँ पे समझते हैं फिर से इसको हम। हुज का प्रयोग करेंगे हम पोजीशन दिखाने के लिए, अधिकार दिखाने के लिए। एग्जांपल देखते हैं, रवि सब्जेक्ट दे दिया गया है, रिलेटिव प्रोनाउन दिया गया हुज, जो कि इसके बारे में बात करने जा रहे हैं। फिर है ब्रदर, इज अ पॉलिटिशियन, रवि जिसका भाई, इज अ पॉलिटिशियन एक पॉलिटिशियन है जो कि मैनेज करता है टू गेट ऑल द गवर्नमेंट कॉन्टेक्ट्स, उनको मैनेज करता है गवर्नमेंट कॉन्टेक्ट को। अब यहाँ पर जो दूसरा वर्ड आ रहा है, जो दूसरा नाउन आ रहा है वो ब्रदर आ रहा है, पहला जो आ रहा है वो रवि आ रहा है। अब भाई है तो किसका? रवि का। जब रवि का भाई है तो जो अधिकार दिखाने के लिए यूज यहाँ पे वर्ड क्या हो रहा है? हुज। क्लियर? ये जो है पोजेशन दिखाने के लिए होता है, मतलब पजेसिव प्रोनाउन के रूप में यहाँ पर, वैसे तो है रिलेटिव प्रोनाउन, लेकिन यहाँ पर अधिकार दिखा रहा है तो पजेसिव प्रोनाउन बन जाता है ये यहाँ पर, इस तरीके से हो जाता है। और हुज जो होता है, जो वर्ड है ये लिविंग थिंग के लिए ही आता है। जब हम लिविंग के लिए यूज़ करते हैं तब वहाँ पर हम अधिकार दिखाने के लिए हुज वर्ड होता है, जो जिसे हम रिलेटिव प्रोनाउन के रूप में यूज़ करते हैं। नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट रूल नोट के रूप में दे रखा है दैट। दैट का भी यूज देख लेते हैं, अभी भी कुछ देर पहले देखा, फिर अलग देखते हैं। दैट इज यूज्ड इफ द एंटीसीडेंट, मतलब होता है पहले, बिफोर, इज अ पर्सन एंड सुपरलेटिव डिग्री इज यूज्ड। इज यूज्ड, दैट का जो हम प्रयोग करते हैं, इफ द एंटीसीडेंट इज अ पर्सन, जब वहाँ पर कोई पर्सन हो और उसके साथ में सुपरलेटिव डिग्री का भी यूज़ किया गया हो। देखते हैं, द मोस्ट ब्यूटीफुल, मोस्ट वर्ड क्या है? सुपरलेटिव, इसे साफ साफ पता लग रहा है। वैसे ये ब्यूटीफुल एडजेक्टिव है, और ब्यूटीफुल की सुपरलेटिव जब हम बनाते हैं तो मोस्ट के साथ बनाते हैं। तो द मोस्ट जो वर्ड हो गया, इससे साफ पता लग गया, मोस्ट ब्यूटीफुल जो पूरा का पूरा जो वर्ड है ये सुपरलेटिव डिग्री हो गया। और यहाँ पर पर्सन आ गया, ओमेन एक पर्सन के रूप में आ रहा है। अब रूल फॉलो करा, देखिए, दैट इज यूज्ड इफ द एंटीसीडेंट इज अ पर्सन, ये पर्सन मिल गया हमें, और उसके पहले क्या हमने यूज कर दिया? सुपरलेटिव डिग्री का यूज कर दिया। जब सुपरलेटिव डिग्री भी मिल गया, पर्सन भी मिल गया, तो उसके साथ जो भी रिलेटिव प्रोनाउन आएगा वो क्या आएगा? दैट आएगा, ये ध्यान रखना। इस तरीके से हम यूज करते हैं। अब यहाँ पे देखते हैं, मिस्टर रमेश इज द मोस्ट एफिशिएंट टीचर। मोस्ट एफिशिएंट, एफिशिएंट ये सुपरलेटिव डिग्री हो गया, और टीचर भी आ गया वर्ड। क्लियर? पर्सन आ गया, मतलब पर्सन के लिए यूज होता है टीचर, और इसके साथ जब भी हम रिलेटिव प्रोनाउन लगाएंगे वो क्या लगाएंगे? दैट लगाएंगे। नेक्स्ट बढ़ते हैं, इफ ऑल इज यूज्ड फॉर पर्सन द रिलेटिव प्रोनाउन विल बी हु। इसे देखते हैं, इफ ऑल का जो हम प्रयोग करते हैं किसी पर्सन के लिए करते हैं, जब हम ऑल का प्रयोग किसी पर्सन के लिए करते हैं तो वहाँ पर जो रिलेटिव प्रोनाउन यूज किया जाएगा वो हु किया जाएगा। यहाँ पर देखते हैं ऑल,
हु आर अपियरिंग फॉर द एग्ज़ाम। अब एग्ज़ाम देने के लिए कौन आएगा? पर्सन ही तो आएंगे। तो जो आल वर्ड आ रहा है वो पर्सन के लिए आ रहा है। तो जो पर्सन के लिए आ रहा है तो उसके साथ जो फिर रिलेटिव प्रोनाउन यूज़ किया जाएगा वो हु को हम करेंगे। क्लियर? इसी में क्या रूल है? इफ़ आल इज यूज्ड फॉर थिंग्स द रिलेटिव प्रोनाउन विल बी दैट। लेकिन जब रिलेटिव प्रोनाउन का यूज हम करेंगे किसके लिए? थिंग्स के लिए, किसी वस्तु के लिए यूज़ करेंगे, तो वहाँ पर हम क्या यूज़ करेंगे? दैट का प्रयोग करेंगे। डू नॉट यूज़ होम एंड होम, वहाँ पर हम होम और विच का यूज नहीं करते जैसे। लेकिन कब ध्यान रखना? जब आल रहे तो। अब देखते हैं आल दैट अपीयर्स बिफोर द आइज। जो भी चीज़ें अपीयर होती हैं, आंखों के सामने दिखाई देती हैं, नीड नॉट नेसेसरली टू बी ट्रू, वो जरूरी नहीं कि सही हो। अब आई के सामने, अब वहाँ पे कुछ भी हो सकता है, वो लिविंग भी हो सकता है, नॉन लिविंग भी हो सकता है, लेकिन बात कर रहा है आइज़, जो कि नॉन लिविंग है। नॉन लिविंग के पहले हम यहाँ पर, और जो आया है ऑल आया है, इसलिए यहाँ पर हम क्या यूज़ करेंगे? दैट का यूज़ करेंगे, जो दूसरा रूल इसी में कहता है। एक और देख लेते हैं, एग्जाम्पल दिया है ऑल दैट दे डिड फॉर द मैरिज। प्रिपरेशन, अब क्या है उन्होंने किया है? प्रिपरेशन किया है। इसके लिए नहीं हो रहा है दे, इसके लिए हो रहा है, प्रिपरेशन किया है। अब प्रिपरेशन कैसे देखते हैं? क्योंकि जो सब्जेक्ट आ रहा है वो यहाँ पे प्रिपरेशन आ रहा है, मैरिज का जो प्रिपरेशन है वो आ रहा है, क्योंकि देखिए वाज वर्ब आई है, और वाज किसके लिए आ रही? प्रिपरेशन के लिए आ रही, सॉरी आल के लिए आ रही, टोटल मिला के आएगी फिर। तो प्रिपरेशन जब आ रहा है, नॉन लिविंग है, और इसलिए यहाँ पर आल भी आ रहा है, तो इसलिए यहाँ पर हम क्या यूज़ करेंगे? दैट का यूज़ करेंगे। नेक्स्ट, रिलेटिव प्रोनाउन दैट is used with everything, nothing, the only, any, all, everyone, none, no, nobody, much, the same, little, the few। ऐसे कई वर्ड हैं, उनको याद कर लेना। ऐसे कई सारे वर्ड हैं जिसके साथ हम रिलेटिव प्रोनाउन दैट का यूज़ करते हैं। दिस इज द ओनली, आ गया ओनली। ब्रांडेड शर्ट दैट, अब ओनली वर्ड आ गया, इसके साथ जो हम रिलेटिव प्रोनाउन लगाएंगे वो दैट लगाएंगे। द लिटिल रेन, लिटिल हो गया, दिया गया वर्ड, हाँ लिटिल, और इसके साथ जो भी रिलेटिव प्रोनाउन आएगा वो दैट आएगा। आसान सा था, बस सिर्फ हमें इन शब्दों को ध्यान देना है, याद करना है। नेक्स्ट, माइन, ऑर्स, योर्स, हिज, हर्स एंड दियर्स आर पजेसिव प्रोनाउंस। ये पजेसिव प्रोनाउन होते हैं विच आर नेवर यूज डायरेक्टली बिफोर द नाउन, मतलब कि इनको हम नाउन के पहले यूज नहीं करते हैं। जैसे मान लीजिए हम कह दें, इसी को देखते हैं एग्जाम्पल से लेकर के, हम यहाँ पर लिखा गया हर, और यहाँ पर क्या वर्ड दिया गया है? हर्ष। तो ये क्या है? ये पजेसिव प्रोनाउन है। तो ये कह रहा है कि हम नाउन के पहले या डायरेक्टली बिफोर, मतलब इसके जस्ट साथ में नाउन का यूज नहीं करते हैं। अब जैसे देख लीजिए यहाँ पे हाउस लिखा है, मान लीजिए यहाँ पे लिखा होता हर्ष हाउस, वो बिल्कुल गलत होता। आगे सिम कह रहा है अ पजेसिव एडजेक्टिव विल बी यूज्ड बिफोर अ नाउन डायरेक्टली। पजेसिव एडजेक्टिव का यूज़ करते हैं, जैसे माई, और, योर, हिज, हर, दियर, ये जो होते हैं ये पजेसिव एडजेक्टिव होते हैं, और इनका जो प्रयोग करते हैं हम नाउन के साथ में करते हैं। जैसे हर आ गया पजेसिव एडजेक्टिव, उसके बाद जो हाउस है वो नाउन है, तो दोनों साथ साथ आएंगे। मतलब ये भी अधिकार दिखाने के लिए यूज़ किए जाते हैं, मतलब उसका घर। इसी में हिज इज यूज्ड एज अ पजेसिव प्रोनाउन एज वेल एज पजेसिव एडजेक्टिव, क्योंकि ही का जो हम केस देखेंगे, जब पजेसिव ही के वाले कॉलम में जब जाएंगे हम पर्सनल प्रोनाउन में, तो ही के साथ जो आता है वहाँ पर जो पजेसिव केस होता है एक ही होता है, हिज। तो ये पजेसिव एडजेक्टिव के साथ भी आ सकता है और पजेसिव केस दोनों के साथ आता है। अभी बात कर रहे थे हम पजेसिव प्रोनाउन की, तो आप देख सकते हैं एग्जाम्पल उसका मिल गया हमें। दिस बुक, जो बुक है वो इज़ माइन, वो मेरी है।
अब इसको हम अगर एडजेक्टिव के रूप, अब यहाँ पे जो माइन वर्ड आया है वो पजेसिव प्रोनाउन के रूप में आया है, लेकिन अभी अगर इसी को हम पजेसिव एडजेक्टिव के रूप में लिखेंगे तो कुछ इस तरीके से लिखेंगे, दिस इज माई बुक। इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं। दोनों सेंटेंस का अर्थ वही है, बस सेंटेंस का जो तरीका लिखने का थोड़ा सा अलग हो रहा है। एक में जो माई वर्ड आ रहा है वो पजेसिव प्रोनाउन है, सॉरी पजेसिव एडजेक्टिव बन गया यहाँ पे, और यहाँ पर माइन जो है वो पजेसिव प्रोनाउन बन गया। नेक्स्ट, डो नॉट यूज एन अपोस्ट्रॉफी विद पजेसिव एडजेक्टिव। ये आप ऑलरेडी भी पढ़ चुके हैं जब हमने लास्ट टाइम में पढ़ा था आपको अपोस्ट्रॉफी के यूज़ के बारे में। मीन्स ये कह रहा है कि जो वर्ड होते हैं जो पजेसिव एडजेक्टिव होते हैं उनके साथ हम अपोस्ट्रॉफी का यूज़ नहीं करते हैं। एक और है इट्स, इट और अपोस्ट्रॉफी लिखा है। इज़ नॉट द यूज़ ऑफ अपोस्ट्रॉफी, इसमें हम अपोस्ट्रॉफी का यूज़ नहीं किए। विद इट, बट इट इज़ द कॉन्टेक्ट फॉर्म ऑफ इट इज़। जब हम कॉन्टेक्ट फॉर्म भी वहाँ पे पढ़ाए थे अपोस्ट्रॉफी में, कॉन्टेक्ट फॉर्म के साथ भी हम अपोस्ट्रॉफी का यूज़ कर लेते हैं। जैसे कॉन्टेक्ट फॉर्म में लास्ट टाइम में पढ़ाया था, डू नॉट है तो हम इसको क्या लिखते हैं, डोंट लिखते हैं। तो ये होता है वो कॉन्टेक्ट फॉर्म होता है, कॉन्टेक्टेड फॉर्म होता है, इस तरीके से हम यूज़ करते हैं। तो ऐसे ही इट जो है वो, सॉरी इट्स जो है वो इट और इज, इसका जो कॉन्टेक्टेड फॉर्म है इसलिए ये इट्स है। क्लियर। नेक्स्ट, इफ़ वन इज यूज्ड एज द सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस, अगर किसी सेंटेंस में सब्जेक्ट के रूप में वन का प्रयोग किया गया हो, देन वंस एंड वन सेल्फ विल बी यूज्ड इन द सेंटेंस डू नॉट हिम एंड हिमसेल्फ। मतलब अगर उसका कोई पजेसिव के रूप में आता है, वहाँ पर सेंटेंस में अगर वन का यूज़ किया गया है सब्जेक्ट के रूप में, और यहाँ पर अगर कोई पजेसिव केस आता है तो वो कौन आएगा, वंस आएगा, ना कि हिम या हिज या हर, कुछ भी नहीं आएगा वहाँ पे। एक और वन सेल्फ, अगर वहाँ पर कोई रिफ्लेक्सिव केस भी आता है तो क्या आएगा, वन सेल्फ आएगा, ना कि हिम सेल्फ। एग्जाम्पल लिख लेते हैं, वन शुड फिनिश, सब्जेक्ट के रूप में आ गया, वन शुड फिनिश हिज वर्क, वर्क के पहले पजेसिव प्रोनाउन आया, सॉरी पजेसिव एडजेक्टिव आया, हिज वर्क। अब यहाँ पर हिज आया जो कि बिल्कुल गलत होने वाला है, क्योंकि यहाँ पर रूल कह रहा है कि अगर वन आता है सब्जेक्ट के रूप में तो वहाँ पर जो आएगा वो वंस आएगा। क्लियर। नेक्स्ट, एन ऑब्जेक्टिव केस कम्स आफ्टर, एक ऑब्जेक्टिव केस जो होता है वो आता है किसके बाद, ऑल प्रीपोजिशंस। अगर सेंटेंस में प्रीपोजिशन दिया गया उसके बाद कहीं भी पर्सनल प्रोनाउन आ रहा है तो कौन सा केस आएगा, ऑब्जेक्टिव केस। ऐसे और भी हैं वर्ड, लेट, लाइक, बट, एक्सेप्ट, बिटवीन या डॉट डॉट एंड, मतलब जो भी है उसके साथ भी ये जितने वर्ड दिया रहे हैं, जैसे ऑल प्रीपोजिशन, सारे प्रीपोजिशन, लेट, लाइक, बट, एक्सेप्ट, बिटवीन, डॉट डॉट एंड, इसके साथ हम क्या करेंगे, जब उसके बाद में कोई हम पर्सनल प्रोनाउन का यूज़ करते हैं तो वहाँ पर ऑब्जेक्टिव केस का यूज़ करते हैं। यहाँ पर होना चाहिए था थोड़ा सा, एक वर्ड मिस हो रहा है, देयर, देयर इज अलाइड बिटवीन, यहाँ पर सब कुछ ठीक है, बिटवीन एंड, बिटवीन और एंड, तो उसके साथ जो भी आएगा प्रोनाउन वो कौन से केस में आएगा, ऑब्जेक्टिव केस में आना चाहिए। यहाँ पे देख सकते हैं सेम यही वर्ड यहाँ पे है, देयर इज अलाइड बिटवीन, यहाँ पर ऑब्जेक्टिव केस में आ गया मी और हर, और जुड़ा किससे है, बिटवीन और एंड से। नेक्स्ट में देखते हैं लेट, लेट वाले वाक्य हैं ये देख सकते हैं, तो लेट के बाद जो भी प्रोनाउन आएगा पर्सनल प्रोनाउन वो ऑब्जेक्टिव केस में होगा। यहाँ पर हमने यूज़ किया है मी का, और मी जो होता है वो ऑब्जेक्टिव केस होता है। नेक्स्ट, पजेसिव प्रोनाउंस आर नॉट यूज्ड विद लीव, एक्सक्यूज, मेंशन, रिपोर्ट, सेपरेशन, साइट, पर्डन, फेवर, कुछ ऐसे वर्ड हैं जिसके साथ हम पजेसिव प्रोनाउन का प्रयोग नहीं करते। तो जस्ट बिफोर हिज सेपरेशन, अब वर्ड क्या दे रहा था हमें, सेपरेशन, तो इसके साथ हम पजेसिव
प्रोनाउन का यूज नहीं करेंगे। क्या हो जाएगा इसका करेक्ट हम कैसे लिखेंगे? सेपरेशन फ्रॉम हिम, कुछ इस तरीके से हम सेंटेंस को लिखेंगे। क्लियर? और हिम जो है वो ऑब्जेक्टिव केस में। नेक्स्ट, वी यूज ईच टू रेफर द इंडिविजुअल। अभी ईच की बात कर रहा है, इंडिविजुअल के रूप में आता है, कोई थिंग्स हो जैसे ग्रुप में हो, और अ लिस्ट ऑफ टू और मोर थिंग्स। जैसे हम ईच का जो प्रयोग करते हैं ये बताने के लिए कि इंडिविजुअल थिंग्स के लिए इन अ ग्रुप, अगर कोई वस्तु है ग्रुप में है तो उसके बारे में एक एक करके जब हम बताएंगे तब वहाँ पर हम ईच का प्रयोग करते हैं। दूसरा और भी है, या फिर लिस्ट हो आप टू और मोर थिंग्स, जब वहाँ पर कोई लिस्ट हो, दो या दो से ज़्यादा चीज़ों की लिस्ट हो और उसमें भी हम एक एक करके बता रहे हो तो उसके लिए हम वहाँ पर ईच का प्रयोग करते हैं। एक और दिया रहा है यहाँ पे, इट इज़ ऑफन सिमिलर इन मीनिंग टू एवरी। इसका जो मीनिंग होता है वो लगभग लगभग बात की जाए वो एवरी से सिमिलर होता है, मतलब ईच और एवरी लगभग लगभग सिमिलर अर्थ देते हैं। लेकिन बट वी यूज एवरी, लेकिन हम एवरी का जो प्रयोग करते हैं टू रेफर टू अ ग्रुप और लिस्ट ऑफ थ्री और मोर थिंग्स। जो हम रेफर करते हैं किसको? एक ग्रुप को, जो कि लिस्ट या फिर कोई लिस्ट हो थ्री और मोर थिंग्स, तीन या तीन से ज़्यादा। जैसे ईच आर्टिस्ट सीज थिंग्स डिफरेंटली। अब मान लीजिए यहाँ पर 10 आर्टिस्ट की बात कर रहे हैं। अब 10 में जितने भी आर्टिस्ट हैं उनका जो चीज़ों को देखने का जो अपना नज़रिया है थिंग्स को, वो डिफरेंटली है, वो अलग अलग है। उसको इस तरीके से सोचता है, दूसरा उस तरीके से सोचता है, तीसरा इस तरीके से सोचता है, मतलब हर का अलग अलग है। क्लियर? तो इसलिए यहाँ पर जो वर्ड यूज किया जा रहा है वो ईच का करेंगे। दूसरे में कह रहा है एवरी आर्टिस्ट इज सेंसिटिव, मतलब कि सारे के सारे जितने हैं उनका जो अगर दृष्टिकोण देखा जा रहा है तो वो सारे के सारे सेंसिटिव हैं। अगर एक ऐसे तो कहते हैं ऑल आर्टिस्ट आर सेंसिटिव, ये हो सकता है, लेकिन अगर हम अलग अलग बता रहे हैं सबको, अलग अलग कह रहे हैं, ये पहला वाला भी सेंसिटिव है, दूसरा वाला भी सेंसिटिव है, तीसरा भी सेंसिटिव है, अगर इस तरीके से हम बात करें मतलब पहला, दूसरा, तीसरा भी सेंसिटिव है, चौथा भी सेंसिटिव है, पाँचवा भी, छठा भी, सातवां भी और आठवां, इस तरीके से नौवां और 10वां भी हम बोलें कि सेंसिटिव है, तो इस तरीके से हम वहाँ पर एवरी का यूज़ करेंगे जो कि संख्या में 3 से ज़्यादा दिखा रहा है। दूसरी बात, अगर हम इनके दृष्टिकोण की बात करें, इसका जो दृष्टिकोण है वो इस चीज़, किसी चीज़ के प्रति मान लीजिए ले लिया जाए, इसका जो पहले वाला जो दृष्टिकोण है कुछ इस तरीके से है, ये अच्छा सोचता है इसके बारे में, और ये जो दूसरा वाला है कुछ इस तरीके से सोच रहा है, तीसरा जो है कुछ अलग व्यू में देखता है, चौथे का जो व्यू है वो अलग है। इस तरीके से जब सबका व्यू अलग हो जाता है चीज़ों को देखने का, या कोई भी चीज़ वहाँ पर यूज की गई हो सेंटेंस में, तो जब सबका अलग अलग व्यूज होता है एक तरीके से देखने का, सोचने का, बोलने का, तो वहाँ पर हम ईच का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, द सेम प्लस नाउन। अगर किसी सेंटेंस में हम द सेम और उसके बाद में नाउन को लगाएं और उसको फॉलो कराएं, किससे? दैट से, व्हेन द वर्ब इज मेंशन्ड। रूल जो हमारा ये कहता है कि द सेम और प्लस नाउन की बात कर रहा है यहाँ पे। एग्जाम्पल में देखते हैं डायरेक्ट हम, द सेम उसके बाद नाउन, थीप जो है एक नाउन है, और ऐसे टाइम में जब हम रिलेटिव प्रोनाउन का यूज़ करते हैं तो वहाँ पे हम दैट का यूज़ करते हैं।
क्लियर। एग्जाम्पल जो है या रूल जो है जो कहता है कि जब क्रिया का उल्लेख किया जाता है, मतलब कोई वर्ब वहाँ पे आती है, तो अगर जो सेंटेंस का स्ट्रक्चर दिया गया हो द सेम प्लस नाउन हो, तो उसके बाद हम दैट लगाते हैं। यहाँ पर वर्ब आई है, क्लियर। यहाँ पर वर्ब का उल्लेख कर दिया गया है, दिखा दिया गया है, वर्ब भी मेंशन की गई है, और जो सेंटेंस का स्ट्रक्चर बनाया गया द सेम बनाया गया है, द सेम के साथ नाउन को भी जोड़ा गया है, तो यहाँ पर जो रिलेटिव प्रोनाउन आएगा वो दैट आएगा। इस तरीके से हम रखेंगे। बढ़ते हैं अगले और। हाँ, इसमें कई सारे आपको रूल मिलने वाले हैं। रिलेटिव प्रोनाउन दैट इज यूज्ड इन फॉलोइंग केसेस। अब रिलेटिव प्रोनाउन दैट का भी प्रयोग, क्योंकि दैट जो है रिलेटिव प्रोनाउन में ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है कि हम दैट कब लगाना है, विच कब लगाना है, या हुज कब लगाना है, इस तरीके से, तो इन्हीं में कन्फ्यूजन होता है। तो उससे संबंधित कई सारे नियम आपको मिलने जा रहे हैं यहाँ पे, और एक दो अभी आप पढ़ भी चुके हैं। रिलेटिव प्रोनाउन दैट, अब दैट की बात करने जा रहे हैं। कब करते हैं? जैसे अ ह्यूमन बीइंग इज ज्वाइंट विद नॉन लिविंग थिंग, नॉन लिविंग बीइंग हो या फिर कोई एनिमल हो, उसको ज्वाइन किया गया हो एंड से, मतलब एक ह्यूमन है और उसके बाद फिर एंड है और उसके बाद फिर कोई नॉन लिविंग थिंग है या फिर कोई एनिमल है। मतलब कि यहाँ पर ह्यूमन हो गया, ह्यूमन के बारे में बात कर दी गई, प्लस एंड हो गया, उसके बाद कोई नॉन लिविंग थिंग हो गई, NLT नॉन लिविंग थिंग, या फिर दो में से कोई और एनिमल हो। क्लियर। ऐसा अगर फॉर्मेट बनता है, जैसे देखते एग्जांपल डायरेक्ट समझते हैं। द मैन क्या हो गया? ह्यूमन हो गया, एंड से जोड़ दिया गया और उसके बाद फिर एक एनिमल का यूज़ कर दिया गया। तो वहाँ पर जब भी कोई रिलेटिव प्रोनाउन का यूज़ करेंगे वो क्या करेंगे? दैट का प्रयोग करेंगे। क्लियर। नेक्स्ट देखते हैं। आफ्टर अ सुपरलेटिव डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री के बाद भी हम दैट का यूज़ करते हैं। जैसे मिस्टर महेश इज़ द मोस्ट क्या है? सुपरलेटिव डिग्री। और सुपरलेटिव डिग्री के बाद जब भी हम कोई रिलेटिव प्रोनाउन यूज़ करते हैं क्या करेंगे? दैट का यूज़ करेंगे। एक और है, इफ़ आल डिनोट्स अ नॉन लिविंग थिंग। जब हम आल का प्रयोग करते हैं किसके लिए? नॉन लिविंग थिंग के लिए। यहाँ पर गोल्ड वर्ड है जो कि नॉन लिविंग थिंग है, NLT नॉन लिविंग थिंग। जब नॉन लिविंग थिंग के लिए यूज़ करते हैं तो उसके साथ जो भी हम रिलेटिव प्रोनाउन लगाते हैं वो क्या लगाते हैं? दैट। क्लियर। नेक्स्ट, विद एवरीथिंग, द ओनली, द फ्यू, द सेम, अभी भी कुछ देर पहले पढ़ चुके हैं। नथिंग, नन, नो, नोबडी, मच, द लिटिल, एनी, ऑल, लिटिल, नथिंग और एवरीवन, ऐसे कुछ वर्ड हैं। अगर ये सेंटेंस में आते हैं तो उसके बाद जो भी हम रिलेटिव प्रोनाउन लगाते हैं वो दैट लगाते हैं। देख लेते हैं। दिस इज़ द ओनली, आ गया ओनली वर्ड। अब ओनली के बाद अब हमें कहीं रिलेटिव प्रोनाउन दिखाना है तो क्या दिखाएंगे? वहाँ पर हम दैट का प्रयोग करेंगे। एक और भी है, इफ़ आल डिनोट्स पीपल, जब आल जो है डिनोट करता है पीपल को, एंड इज यूज एज ए सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के रूप में किया जाता है, तो उसके साथ हम हु का प्रयोग कर लेते हैं, दैट का भी प्रयोग कर लेते हैं, दोनों कर लेते हैं। दो में से कोई एक करेंगे लेकिन दोनों साथ नहीं करेंगे। जैसे आल, अब यहाँ सब्जेक्ट के रूप में आ रहा है आल, आल हु या दैट, यहाँ पर हमने दोनों यूज़ कर लिया, मतलब आप लगा करके दो में से कोई एक का यूज़ हम कर सकते हैं। इस तरीके से हैं दैट के कुछ रूल्स। अब इन्हीं में मान लीजिए कहीं पर द हॉर्स लिख दिया गया। अब द हॉर्स एनिमल है और ज़्यादातर ही बताया जाता है एनिमल के लिए क्या यूज़ करते हैं? विच का प्रयोग करते हैं। लेकिन यहाँ पर ये हमें ध्यान देने वाला बात ये है कि जो स्ट्रक्चर जो होगा वो ह्यूमन होगा, फिर एंड होगा और उसके बाद कोई एनिमल होगा, तब हम क्या लगाएंगे? दैट लगाएंगे। इस तरीके से बनते हैं ये जितने भी हैं पॉइंट्स 1 2 3 4 5, ये सारे याद कर लेना। नेक्स्ट पढ़ते हैं। whom is used to refer to the object of a verb preposition। whom का जो प्रयोग करते हैं हम किसके लिए करते हैं? टू रेफर टू द ऑब्जेक्ट ऑफ ए वर्ब या प्रीपोजिशन। मतलब whom का जो हम प्रयोग करते हैं क्रिया या फिर प्रीपोजिशन के क्रम को दिखाने के लिए या प्रयोग करने के लिए हम करते हैं। अगर कुछ और बात कर रहे हैं इसमें, व्हेन इन डाउट, अगर जब डाउट हो, संदेह हो कि हम
क्या यूज़ करें, वेदर मतलब कि हु करें यूज़ या होम करें। हु जो होता है सब्जेक्टिव केस होता है और होम जो होता है वो ऑब्जेक्टिव केस होता है। कि हम हु लिखें वहाँ पर या होम लिखें, तो हमें सबसे अच्छा क्या तरीका है, उसको हम रिप्लेस कर लेंगे ही से या सी से, ऐसे वर्ड को, या फिर मतलब मेल या फीमेल है, या फिर हिम या फिर हर को रखेंगे वहाँ पर, तो हमें वो पता लग जाता है कि हम वहाँ पर क्या रखें। सेंटेंस का जब अर्थ निकालेंगे ही के साथ निकाल लेते हैं तो सही आता है, कि हिम के साथ निकालते हैं तो सही आता है। जो भी सही आता है, अगर ही के साथ आ रहा है तो वहाँ पर हम ही हो रख लेंगे, और यहाँ पर अगर हिम के साथ सही अर्थ आ रहा है सेंटेंस का, तो वहाँ पर हम होम का यूज़ कर लेते हैं। नेक्स्ट रूल नंबर 19, यहाँ पर भी हम यूज़ करने जा रहे हैं इट के बारे में बात करने जा रहे हैं। हम देखते हैं इट के लिए सबसे पहला यहाँ पर दे रखा पॉइंट, इट इज़ यूज्ड एज अ प्रोनाउन फॉर सिंगुलर नॉन लिविंग थिंग, इन्फेंट, इंसेक्ट्स, एनिमल। इट का जो हम प्रयोग करते हैं अगर प्रोनाउन के रूप में करते हैं, अगर कह दिया जाए यह जानवर है, इट इज़ एनिमल, या जो भी है ये कीड़े मकोड़े हैं, या कीड़ा है, इंसेक्ट्स है, इन्फेंट्स है मतलब छोटा सा बच्चा है, या नॉन लिविंग थिंग है, तो उसके लिए हम क्या यूज़ करेंगे, वहाँ पर इट का प्रयोग करते हैं। जैसे एग्जाम्पल लिखते हैं, इंडिया, इंडिया इज़ ए डेवलपिंग कंट्री। इंडिया जो है एक डेवलपिंग कंट्री है, और यहाँ पर हम क्या दिखाने जा रहे हैं। इसके बाद जब हम रिपीटिशन से बचने के लिए प्रोनाउन का यूज़ करते हैं, अब रिपीटिशन से बचने के लिए जब हम इंडिया की जगह पर दूसरा जब प्रोनाउन ला रहे हैं, अब इट जो कह रहा है, जो पहला सेंटेंस के लिए कह रहा है, जो रूल कह रहा है, इट का जो हम प्रयोग करते हैं वो सिंगुलर नॉन लिविंग थिंग के लिए करते हैं। अब इंडिया सिंगुलर है, नॉन लिविंग थिंग भी है, इसलिए यहाँ पर हम इसके प्रोनाउन के रूप में क्या यूज़ करेंगे, इट का प्रयोग करेंगे। जो प्रोनाउन बनेगी वो इंडिया की इट कर देंगे यहाँ पे। नेक्स्ट दे के बारे में, दे इज़ द प्लूरल फॉर्म ऑफ इट। अब दे जो होता है वो इट का प्लूरल फॉर्म होता है। जैसे लायंस अगर अकेला होता तो इट कर देते, पिकॉक इसके लिए अगर प्रोनाउन आती है अकेली तो क्या हम करते वहाँ पे इट करते, लेकिन जब दोनों मिलकर के क्या बन गए, ये प्लूरल बन गए, और जब प्लूरल बन गए तो उसके साथ जब भी हम आगे सेंटेंस में रिपीटिशन से बचने के जब प्रोनाउन लगाएंगे तो क्या लगाएंगे, दे लगाएंगे। दे क्यों लगाएंगे, क्योंकि जो दे होता है वो इट का प्लूरल फॉर्म होता है। नेक्स्ट, इट इज़ यूज टू डेनोट वेदर। इट का जो हम प्रयोग करते हैं वेदर, मौसम के लिए, टाइम के लिए, डिस्टेंस के लिए, टेम्परेचर के लिए, और एनी नेचुरल इवेंट, या फिर कोई नेचुरल इवेंट हो तो उसके लिए हम वहाँ पर इट का प्रयोग करते हैं। थोड़ा सा और भी दिया है, इफ़ इट इज़ यूज्ड एज एन इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट इट हैज़ नो मीनिंग एंड इट कॉल्ड एम्पटी इट। अगर वहाँ पर हमने इट का प्रयोग किया है, कहाँ पे, मतलब इट का जो प्रयोग किया है एक इंट्रोडक्टरी के रूप में किया है, सब्जेक्ट के रूप में, इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट मतलब परिचयात्मक विषय के रूप में अगर हमने उसका प्रयोग किया है तो इसका कोई अर्थ नहीं होता, बस खाली ये एम्पटी इट माना जाता है, मतलब सिर्फ इट मान लिया जाता है, लेकिन वहाँ पर उसका कोई अर्थ नहीं माना जाता है। जैसे टाइम दिखाने के लिए यहाँ पे हम कर रहे हैं एग्जाम्पल में, इट इज़ 4 o'clock इन द मॉर्निंग। अब 4 o'clock हो रहा है तो इट इज़ हम वहाँ पर यूज़ करते हैं, मतलब जो टाइम हो रहा है वो सुबह के 4 बज रहे हैं। अब सेंटेंस बोल दें जैसे कि सुबह के 4 बज रहे हैं, तो इसका हम जो हम ट्रांसलेशन करेंगे इट इज़ 4 o'clock। अब इट जो आ रहा है वो इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट के रूप में आ रहा है, तो और इसका कोई मीनिंग यहाँ पर नहीं है। अगर हम कहते हैं यह सुबह के 4 बज रहे हैं, तो यह सुबह के 4 बज रहे हैं, ये सेंटेंस जो है वो एरर बोला जाएगा, मतलब सही नहीं, एरर है, वो गलत है बोलना इस तरीके से। तो वहाँ पर हम इट को इंट्रोडक्टरी के रूप में यूज़ कर रहे हैं, तो जिसका कोई अर्थ वहाँ पर नहीं होता है। नेक्स्ट है, इट इज़ यूज टू इंट्रोड्यूस अ क्लास या फ्रेज। इट का जो हम प्रयोग करते हैं किसी क्लास या फिर फ्रेज को हम वहाँ पर उसको इंट्रोड्यूस करने के लिए करते हैं, उसको बताने के लिए, प्रस्तुत करने के लिए दिखाते हैं। जैसे इट इज़ ए ऑनरेबल थिंग टू डिनोट टाइम एंड मनी। अब यहाँ पर इट का जो यूज़ किया जा रहा है वो किसके लिए किया जा रहा है, ऑनरेबल थिंग, और क्या चीज़ दिखाने के लिए किया जा रहा है, टू डिनोट टाइम एंड मनी। ये क्या है, एक तरीके की फ्रेज है, और इसके लिए हम क्या यूज़ कर रहे हैं यहाँ पर, इसको दिखाने के लिए इट का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट है, इट इज़ यूज्ड इन प्लेस ऑफ द जीरन या इन्फिनिटिव क्लास।
इट का जो हम प्रयोग करते हैं जीरेंड के स्थान पे करते हैं, या फिर इन्फिनेटिव क्लॉज के स्थान पर भी हम इट का प्रयोग करते हैं। जैसे इट इज सेड दैट ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। अब यहाँ पर जो इट का प्रयोग आया है वो सिंपल सा सेंटेंस होता है, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी होता है, लेकिन हमने इसको क्या कर दिया, थोड़ा सा एक्सपेंड कर दिया है और ऐसा कहा जाता है, ऐसा माना जाता है। तो यहाँ पर हमने क्या यूज़ कर दिया, यहाँ पे इट का प्रयोग कर दिया। इट इज़ यूज टू एम्फेसाइज द नाउन या प्रोनाउन। इट का प्रयोग जो हम करते हैं तो नाउन या प्रोनाउन को एम्फेसाइज करने के लिए करते हैं। कैसे? इट इज सीबीआई हु। अब यहाँ पर जो नाउन आया है क्या, सीबीआई, तो जो अर्थ देखिए इसका, इट इज सीबीआई, ये सीबीआई ही है। हु कैन सॉल्व दिस केस, जो इस केस को सॉल्व कर सकती है। तो मतलब क्या, किसको एम्फेसाइज कर रहा है, सीबीआई को एम्फेसाइज कर रहा है। तो इसलिए यहाँ पर हमने इट का प्रयोग किया है। या मैं ही हूँ, या मेरी ही किताब, इट इज़ माई बुक। क्लियर? इस तरीके से हम करते हैं। तो जब हम किसी सेंटेंस में एम्फेसाइज करते हैं नाउन या प्रोनाउन को, तो वहाँ पर हम इट का प्रयोग करते हैं। या मैं ही हूँ जो तुम्हारे साथ रहता हूँ, इट इज आई। नेक्स्ट, फॉर डेनोटिंग टाइम, वेदर, डिस्टेंस, अभी कुछ देर पहले भी आया था। वी यूज इट एंड नॉट दिस। मतलब ऐसे जैसे चीज़ें हैं, जैसे टाइम हुआ, वेदर हुआ, इनको हम दिखाने के लिए क्या प्रयोग करते हैं, इट का प्रयोग करते हैं, दिस का नहीं करते हैं। लेकिन दिस इज यूज फॉर पर्सन, थिंग, इंट्रोडक्शन ऑफ पर्सन, सिंगुलर पर्सन विच इज एट अ नियर डिस्टेंस। लेकिन हाँ, अगर बात की जाए दिस की प्रयोग की, तो दिस का जो प्रयोग करते हैं वो हम किसी व्यक्ति या किसी वस्तु या कोई एक वचन व्यक्ति के परिचय के बारे में बात कर रहा है, कोई सिंगुलर है, पर्सन है वहाँ पे, तो और वो नज़दीक हो, पास में हो, उसके बारे में हम नियर डिस्टेंस पे हो, तो उसके लिए हम दिखाने के लिए हम वहाँ पर हम दिस का भी प्रयोग कर सकते हैं। एग्जाम्पल देख लेते हैं हम। इट इज़ मॉर्निंग। अब बात की जा रही टाइम की, तो वहाँ पर हम इट का प्रयोग करते हैं। टाइम के साथ इट आ गया। लेकिन एंड आई एम यूज टू ड्रिंक कॉफ़ी फ्रॉम दिस कॉफ़ी मग। जो कॉफ़ी का जो मग रखा है वो नज़दीक है, और जब नज़दीक है वहाँ डिस्टेंस ज़्यादा दूरी नहीं है, नज़दीक ही है, नियर है, पास में रखा है कॉफ़ी का मग, तो वहाँ पर हम जो प्रोनाउन दिखा रहे हैं वहाँ पर हम न लिविंग के लिए वैसे भी हम इट यूज़ करते हैं, लेकिन यहाँ पर हम क्या करेंगे, फिर दिस का यूज़ करेंगे जब हम डिनोट करते हैं किसी नियर डिस्टेंस के लिए, तो वहाँ पर क्या आता है, दिस आ जाता है। फिर नेक्स्ट है, इट इज़ ए प्रोनाउन। इट जो है प्रोनाउन है, एंड वी नेवर यूज़ एनी नाउन विथ इट। इट के साथ हम, एक प्रोनाउन है और इसके साथ हम कभी भी नाउन का यूज़ नहीं करते। वाइल दिस कैन बी यूज एज अ नाउन। लेकिन अगर बात की जाए दिस की, तो वो नाउन के साथ यूज किया जाता है। जैसे इट इज़ अ टेबल। इट जो है वो, इट इज़ अ टेबल, ये टेबल है। एंड दिस बुक। अब देखिए इट, अब हमने क्या किया, इट टेबल नहीं किया है, इट इज़ अ टेबल किया। लेकिन अगर बात की जा रही है दिस की, तो दिस किसके साथ यूज हो रहा है, बुक के साथ हो रहा है। बुक क्या है, एक नाउन है। तो जब नाउन के साथ हम वहाँ पर क्या कर सकते हैं, हम दिस का प्रयोग कर सकते हैं। तो इस तरीके से रही आपके सामने प्रोनाउन के 19 रूल्स। 19 में भी कई पार्ट रहे, जो आपको लगभग 25 या 26 रूल आपके सामने मिलते हैं। हो सकता है आपने पहले भी पढ़ा हो, पर मैटर नहीं करता। जो पढ़ रहा है दोबारा उसके लिए रिवीजन हो रहा है, जो नहीं पढ़ा वो कुछ नया सीख रहा है। और हाँ, वीडियो अगर आपको अच्छी लग रही है तो वीडियो को सब्सक्राइब, शेयर और कमेंट करना बिल्कुल मत भूलना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।